हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एस टी विज्ञान प्रकाश में। तो तारीख है आज की 21 मार्च। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। हालांकि ये करंट अफेयर शुरू में मैं आपको सुबह ही दे चुका हूं और कुछ प्रश्न और आज की क्विज छूट गई थी, तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ जो भी प्रश्न सुबह हमने डिस्कस किए थे उसका एक सुपर फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में किस देश ने ISA मीन्स होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम इंडिया में है। तो इसमें इटली ने शामिल होने के लिए भारत के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ये याद रखना आप। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन था कि 16 से 31 मार्च तक पोषण पखवाड़े का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो इसका जवाब था महिला और बाल विकास मंत्रालय। अच्छा, महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो ये स्मृति ईरानी है, याद रखना इसको, ठीक है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन था कि इब्सा महिला फोरम यानी कि इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का एक फीमेल फोरम है जिसको नाम दिया गया है इब्सा फीमेल फोरम। तो इसकी बैठक का अभी हाल ही में नेतृत्व किया गया है किसके द्वारा? तो ये नेतृत्व किया गया था महिला और कौशल बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, जिसकी मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी, ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन था कि स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होगा। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है कि भारत ने 2025 तक टीबी को संपूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। और अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब था 18 मार्च। और ये भी आपको याद रखना है कि आयुध निर्माणी की जो महानिदेशक और अध्यक्ष हैं उनका नाम CS विश्वकर्मा है, ठीक है। और SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है माइकल होल्डिंग को। ये भी क्वेश्चन था सुबह। और अब बारी है आज के प्रश्नों की, यानी कि अब जो नए क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं उसको हम लोग देखते हैं डिटेल में। तो किस संगठन के सदस्य देशों ने चीन की बढ़ती आक्रामकता का सामना करने के लिए सिनात्रा सिद्धांत को स्वीकार किया है? सिनात्रा सिद्धांत को स्वीकार किया गया है ताकि उनकी जो एकता और अखंडता है वो बनी रहे। तो CEE कंट्रीज़ ने ये जो सिद्धांत है इसको उन्होंने स्वीकार किया है। CEE कंट्रीज़ का मतलब होता है सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप के जो देश हैं। तो इसमें कुल मिला के 11 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? तो आप मैप में देख सकते हैं, ये जितने भी येलो कलर में आ रहे हैं देश, ये सारे देश जो हैं जो देश हैं वो CEE को मतलब संगठन के सदस्य हैं, ठीक है। तो कौन कौन से देश हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें कुल मिला के देखा जाए तो बोस्निया, अल्बानिया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, बुल्गारिया, एस्टोनिया, चेक गणराज्य, हंगरी, ग्रीस, लातविया, लिथुआनिया, मॉन्टेनिग्रो, उत्तरी मैसेडोनिया, रोमानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, सर्बिया और स्लोवेनिया इसमें शामिल है। तो CEE के जो सदस्य देश हैं उन्होंने विभाजन और शासन नीति यानी कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के माध्यम से यूरोपीय संघ की एकता को कमजोर करने के लिए बढ़ती चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए सिनात्रा सिद्धांत को स्वीकार किया है। तो यहाँ पर जो सिनात्रा सिद्धांत है ये 2 स्तंभों पर आधारित है। पहला तो ये कि कोविड-19, जलवायु परिवर्तन और क्षेत्रीय संघर्षों, चुनौतियों के समाधान के संबंध में चीन के साथ सहयोग जारी रखना, यानी कि कुछ बिंदु पर चीन का सहयोग करेंगे और कुछ बिंदु पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए यहाँ पर कुछ पॉलिसी अपनाई गई है। अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए तो अपनी अर्थव्यवस्था के तकनीकी क्षेत्रों की रक्षा करके यूरोपीय संघ की रणनीतिक समृद्धता को मजबूत करना, ये सिनात्रा सिद्धांत का उद्देश्य है। और सबसे पहले ये जो सिद्धांत था वो अपनाया गया था सोवियत संघ तथा मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। और किस संगठन ने एम्ब्रासिंग डिजिटल इज कोविड-19 द कैटलिस्ट फॉर लास्टिंग चेंज नामक शीर्षक से एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया है? तो ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है EY संगठन के द्वारा, EY, ठीक है। तो ये संगठन है जिसने इस नाम से एक रिपोर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि EY और इंपीरियल कॉलेज लंदन इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ इनोवेशंस ने एक सर्वे किया है और जो रिपोर्ट जारी किया है उसका नाम दिया है एम्ब्रासिंग डिजिटल इज कोविड-19 द कैटलिस्ट फॉर लास्टिंग चेंज। तो यहाँ पर देखो, भारत ने कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य और मानव सेवाओं में डिजिटल टेक्नोलॉजी को उच्चतम आधार पर अपनाया है। तो यहाँ पर आपने देखा था कि जब कोविड फैला था तो हर चीज़ को डिजिटल कर दिया गया था। यहाँ तक कि ट्रेनों में भी कुछ व्यवस्थाएं ऐसी थी जो कि डिजिटल हो गई थी, और मरीज जो थे कोविड-19 के उनकी जो देखभाल हो रही थी, कोशिश की जा रही थी कि वो ह्यूमन के कांटेक्ट में ना आए।
तो ये जो सर्वेक्षण था ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, इटली, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के करीब 2000 से अधिक जो वैश्विक HHS प्रोफेशनल्स हैं उन पर किया गया था। ठीक है, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण की खोज अभी हाल ही में की गई है, तो किस संस्था के द्वारा, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। सही जवाब इसका बन रहा है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा इसकी खोज की गई है। तो ये क्या है, तो देखो इसके द्वारा जो है वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेस है उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। आप जान रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उससे जो ऑक्सीजन होती है वो निकल जाती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए उपयोगी है। और जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने इंटीग्रेटेड कैटालिटिक सिस्टम जो कि धातु कार्बनिक ढांचे जिसको आप MOF कहेंगे, MOF 808 यानी कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पर आधारित करके एक सिस्टम बनाया है। तो ये जो सिस्टम है वो कृत्रिम फोटोसिंथेसिस को जो है करने में पूरी प्रक्रिया को सक्षम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि जो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस मॉडल है उसका विकास किया गया है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा। ठीक है, और स्प्रिंग इक्विनॉक्स 2021 यानी कि वसंत विषु कब होगा, तो वसंत विषु की तिथि बीत चुकी है, ये कल ही था यानी कि 20 मार्च को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी पृथ्वी गोल है और ये अपने अक्ष के परितः घूमती है, लेकिन हमारा जो एक्चुअल फिगर होगा वो इस प्रकार से होगा। आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है इस प्रकार से घूमती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो तो ये आपका जो है, अगर इसको आप इक्वेटर मान लो, इसको जो विषुवत रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर 23.5 डिग्री ऊपर ये कर्क रेखा होती है, 23.5 डिग्री नीचे ये मकर रेखा होती है। तो यहाँ पर पृथ्वी है दिसंबर के महीने में, ये मार्च है, ये जून है और ये सितंबर है। तो ये है स्थिति कल की, यानी कि अब यहाँ पर ये जो स्थिति बनती है वो अक्सर 21-22 मार्च को बनती है, लेकिन इस साल 2021 में ये 20 मार्च को स्थिति बनी थी। तो विषुवत रेखा पर यानी कि इस रेखा पर सूर्य जो होता है वो लंबवत हो जाता है, तो इसी को कहते हैं वसंत विषु यानी कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स या मार्च इक्विनॉक्स भी इसे कहते हैं। तो इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हो। इस तस्वीर में आपको हर बात बिल्कुल क्लियर दिखा दी गई है। तो वसंत विषु क्या है, तो उत्तरी गोलार्ध में, जैसा कि उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, तो ये हमारी पृथ्वी हो गई, इसको इक्वेटर से दो बराबर भागों में आप बांट दोगे। ऊपर का जो पूरा हिस्सा है ये उत्तरी गोलार्ध है, नीचे का जो हिस्सा है ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में वैधानिक विषु 19 मार्च से 21 मार्च के बीच पड़ने वाले एक बिंदु पर होता है, इस पॉइंट पर। तो आमतौर पर 20 मार्च को यह मनाया जाता है। स्प्रिंग या मार्च के रूप में इसे जाना जाता है। इसे व्यापक रूप से बसंत के मौसम की शुरुआत मानी जाती है, जो जून के अंत में गर्मियों के संक्रांति तक रहता है। और दक्षिणी गोलार्ध में मौसम उत्तर में मतलब यहाँ पर अगर गर्मी होगी तो यहाँ पर ठंडी स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020-21 वेजेस एंड मिनिमम वेजेस इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक ये रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसको आप ILO के नाम से जानते हो। तो ILO ने इसे जारी किया है और इसमें यह बताया गया है कि कोविड-19 के दौरान जो मजदूर होते थे भारत और एशिया में जितने भी देश हैं, तो उसमें जो मजदूरों की औसत मजदूरी है वो कम है, जबकि औसत घंटे अधिक हैं। हालांकि ये एक औसत की बात यहाँ पर हो रही है, कहीं कहीं पर ये अधिक और कम होता रहता है, तो ऑल ओवर की बात यहाँ पर हो रही है। ये जरूरी नहीं कि हर प्रदेश में कमी है या हर देश में अधिक ही है। ऑन एवरेज थोड़ी सी कम यहाँ पर मानी जा रही है, लेकिन काम के घंटे जो होते हैं वो अधिक होते हैं ऑन एवरेज। ठीक है, अरिंदम बागची अभी हाल ही में किस मंत्रालय के प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब रेल मंत्रालय पे जा रहा है तो इसको मत मानना, ये सही होगा इसका विदेश मंत्रालय। ठीक है, तो अरिंदम बागची होंगे विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता। ये अखबार की कटिंग है, आप देख सकते हैं। वो अनुराग श्रीवास्तव की जगह लेंगे। तो बस इतना ही आपको यहाँ पर याद रखना है। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं धरती पर हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कम है, और अगर हम हर बार जो कुछ भी टूट फूट रहा है उसको नया बनाएंगे तो खर्च अधिक आता है और संसाधन जो है वो लिमिटेड है। तो इसके लिए एक ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है, यानी कि जो चीज़ें टूट रही हैं फूट रही हैं उसको हम फिर से दोबारा में उपयोग में ला सकें। तो ये प्रतिवर्ष होता है 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। तो वैश्विक स्तर पर हर साल 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 18 मार्च 2018 में ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल रिसाइकलिंग यानी कि
BIR द्वारा मनाया गया, जिसके बाद इसे अब हर साल विश्व स्तर पर रिसाइकलिंग के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ग्लोबल रिसाइकलिंग फाउंडेशन द्वारा तीसरे ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की थीम रिसाइकलिंग हीरोज रखी गई है और इस दिन को मनाए जाने का मुख्य कारण अपशिष्ट को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में स्थापित करना माना जाता है। इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य होगा यहाँ पर बिहार, ऑप्शन बी। हालांकि इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है वो बहुत सारे जो प्रदेश हैं वो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश नियर अबाउट शीर्ष पर है, लेकिन बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 का आगाज कर दिया गया है और इस पॉलिसी में बिहार को इथेनॉल का हब बनाने की बात कही गई है। इस पॉलिसी के आने से पहले ही बिहार में इथेनॉल का प्लांट लगाने के लिए 30 प्रस्ताव आ चुके हैं। बिहार देश का पहला राज्य है जिसमें इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए पॉलिसी बनाई गई है। इस अवसर पर कई इन्वेस्टर भी मौजूद रहे। शाहनवाज हुसैन ने यही कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2006 में इथेनॉल उत्पादन के बारे में सोचा था, लेकिन यूपीए की सरकार ने इसे नहीं माना। अब नीतीश कुमार की सोच को एनडीए की सरकार ने अनुमति दी है। अब इथेनॉल के उत्पादन से देश का पैसा बचेगा। इथेनॉल बनाने के लिए मक्का, गन्ना, टूटे हुए चावल, सड़े हुए अनाज की जरूरत होती है। बिहार में मक्के का उत्पादन 30 लाख टन है और मक्का के किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता है। अब इथेनॉल के उत्पादन से उनका मक्का भी अच्छे दामों में बिकेगा। तो अब बात करते हैं क्विज नंबर 20 की। क्विज नंबर 20 में आपसे सवाल यह पूछा गया था कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत यानी कि दूत कहा था। सही जवाब इसका ऑप्शन ए होगा, सरोजिनी नायडू। और यहाँ पर रैंडमली जो नाम मैंने चुना है वो नाम है मोहित श्रीवास्तव जी का। इन्होंने बताया है कि जिन्ना ने 1900 के दशक की शुरुआत में अपना अधिकांश समय अपने कानून अभ्यास के लिए समर्पित किया, लेकिन राजनीतिक रूप से जुड़े रहे। जिन्ना ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत दिसंबर 1914 में बॉम्बे में कांग्रेस की 20वीं वार्षिक अधिवेशन में भाग लेकर की थी। वह कांग्रेस के उदारवादी समूह के सदस्य थे जो स्व सरकार प्राप्त करने में हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे और मेहता, नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं का अनुसरण करते थे। यही कारण है कि सरोजिनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। लेकिन आगे चलकर जो मोहम्मद अली जिन्ना के विचार थे वो काफ़ी बदल गए थे और वो अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो वो कुछ हद तक रूढ़िवादी हो गए थे। आगे बढ़ते हैं और अब बारी है क्विज नंबर 21 की। निम्नांकित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखो 4 विकल्प हैं, राजा मन्नार समिति आयोग, सरकारिया आयोग, पश्चिमी बंगाल सरकार ज्ञापन और इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है एग्जाम में, तो बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या है। हम आपसे मिलेंगे कल सुबह 5 बजे करंट अफेयर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार, जय हिंद।